गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिस इज़ नंदिनी। और आज की क्लास में हम लोग मूल अधिकार के जो हम लोग अभी सीरीज चल रहा हमारा उसमें आगे करेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मूल अधिकार का अनुच्छेद 25 से 28 तक में। इससे पहले की क्लासेज में मैंने आप लोग को अनुच्छेद 14 से 18 बता रखा है। अनुच्छेद 19 से 22 में हम लोग कर चुके हैं। पिछली क्लास में मैंने अनुच्छेद जो 23 और 24 था इसके बारे में कराया था। और आज हम लोग 25 से 28 करेंगे। लेकिन उससे पहले आज मैं 5 रिवीजन क्वेश्चंस लाई हूँ, जिसमें कि अनुच्छेद 14 से 18 में का एक क्वेश्चन है, 19 से 22 से एक क्वेश्चन है, और अनुच्छेद 23 और 24 से हमारे टोटल 3 क्वेश्चन है। तो चलिए आज हम लोग पहले देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या क्या हैं, और उसके बाद से हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करेंगे आज के लिए जो भी हमारा है। तो बिफोर मैं क्वेश्चन आप डिस्कस करूं, कल वाली क्लास में जो हम लोग पढ़े थे उसमें क्या था उसको एक बार मैं रिवाइज करा देती हूँ। तो कल की क्लास में हम लोग पढ़े थे अनुच्छेद 23 के बारे में, जिसमें क्या बात करते हैं, बालात श्रम के बारे में, कि मतलब किसी से कोई बाध्यकारी काम नहीं करवाया जा सकता है। और ये क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अगर ऐसा करवाया जा रहा है तो इसको माना जाएगा कि उसका शोषण किया जा रहा है। बेगारी नहीं करवाया जा सकता है, मतलब कि किसी को कार्य के बाद से मजदूरी ना देना, तो इस तरह का भी काम करना शोषण ही कहलाएगा। तो जो हमारा अनुच्छेद 23 है वो कहता है कि हम लोग को शोषण के विरुद्ध अधिकार मिले हैं, यानी कि कोई हम लोगों से श्रम नहीं करवा सकता है, बेगारी नहीं करवा सकता है। लेकिन अनुच्छेद 23 में जो क्लॉज 2 है उसमें एक और बात लिखी गई है, और वो क्या है कि यदि राज्य के द्वारा सार्वजनिक हित के लिए, मतलब अगर सार्वजनिक हित के लिए राज्य चाहे तो अनिवार्य सेवा ले सकता है, और इसको हम लोग बालात श्रम नहीं मानेंगे। मतलब कि अगर राज्य चाहता है तो वो ज़बरदस्ती लोगों से सेवा ले सकता है, और ये अनुच्छेद 23 के अंतर्गत नहीं आएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, राज्य किसी के साथ जाति, मूल वंश है, धर्म है, और उसके इस सब के आधार पे कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो ये बात हम लोग कल पढ़ चुके थे। इसके अलावा जो हम लोग पढ़े थे वो क्या था, अनुच्छेद 24 हमारा। अनुच्छेद 24 में क्या था कि 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको कारखानों, खान और खतरनाक उद्योगों में नहीं लगाया जाएगा। ये बात पहले संविधान में कही गई थी, लेकिन कुछ दिन बाद से फिर एक कानून बना 1986 में, बाल श्रम उन्मूलन अधिनियम। और इसके अंतर्गत क्या कर दिया गया कि 14 से 18 वर्ष के बच्चों को क्या कहेंगे, किशोर कहेंगे। और इन्हें भी क्या है, कारखानों, खानों और खतरनाक उद्योगों में नहीं लगाया जाएगा, ऐसा बात कह दिया गया। मतलब कि पहले तो था कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे नहीं रहेंगे इन जगहों पे, लेकिन बाद में जब बाल श्रम उन्मूलन कानून आया तो फिर क्या हुआ कि उसके हिसाब से 18 वर्ष तक के बच्चों को भी यहाँ पे नहीं रखा जाएगा। हाँ, छोटे मोटे कामों में लगाया जा सकता है, लेकिन इन खतरनाक उद्योगों में 18 वर्ष के नीचे वाले बच्चों को नहीं लगाया जा सकता है। नेक्स्ट, चलिए अब हमारा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, समता के अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन कौन से शामिल नहीं है, पूछ रहा है। तो पहला तो हमारा क्वेश्चन जो हमारे ये पहला नंबर दिया क्या है, कानून के समक्ष समानता। तो हमारा अनुच्छेद 14 है वो क्या बात करता है कि कानून के समक्ष समानता होगी, मतलब कानून के सामने सब बराबर होंगे, यानी समता के अधिकार में तो ये शामिल है। समता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद 14 से 18 में। तो अनुच्छेद 14 क्या बात करता है कि कानून के समक्ष समता होगी। दूसरा क्या हमारा, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। और ये बात हमारा अनुच्छेद 15 कहता है कि इस तरह की चीज़ें नहीं की जाएंगी, किसी के साथ धर्म, मूलवंश, जाति, यानी सब ये भी हमारा समता के अधिकार में शामिल है। 1 सही है, 2 सही है। तीसरा क्या है, रोजगार में अवसरों की समानता, ये बात करता है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 क्या करता है कि नियुक्ति और रोजगार का जो अवसर होगा सबके लिए समान होगा, यहाँ भी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगला हमारा है छुआछूत का अंत, जो कि अनुच्छेद 17 में आता है। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में आता है, और ये सभी के सभी 14, 15, 16, 17, 18 और सभी के सभी क्या हैं, हमारे समता के अधिकार में शामिल होते हैं। लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, समता के अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन कौन से शामिल नहीं हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। मतलब कि हमारा जो आंसर है
वो सभी शामिल हैं। इसलिए जो अगर क्वेश्चन पूछा है कि कौन से शामिल नहीं है, तो ऐसा कोई नहीं है जो इसमें शामिल नहीं है, इसमें सारे ही शामिल हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए। तो इसमें क्या बात कही गई है, यहाँ पे हमारा अनुच्छेद 19 से 22 तक से रिलेटेड है। तो क्या कह रहा है, अभियुक्तों और और सजा पाए जाने वाले लोगों को अधिकार, ये अनुच्छेद 22 में लिखा गया है। इसके अलावा जो शिक्षा का अधिकार है, ये हमारा अनुच्छेद 21 के ए में है। आगे बढ़े तो ये जो शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने का अधिकार है, ये कौन बात करता है, अनुच्छेद 19(1) का क्लॉज बी बात करता है। और कोई भी रोजगार या पेशा चुनने का अधिकार कौन देता है हमें, अनुच्छेद 91 का जी। तो हम लोग देख लेंगे, ये डी का 4 हो जाएगा, यहाँ भी डी का 4 है, यहाँ भी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सी का क्या हो रहा है, 1 हो जाएगा, सी का 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है। अगला हमारा अगर हम बी का देखें तो बी का शिक्षा का अधिकार क्या है, तीसरे नंबर पे आएगा। तो हमारा तीसरा नंबर यहाँ पे है, हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और आज का जो अगला हमारा जो ये क्वेश्चन है, ये कल वाले टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि हम लोग कल ही किए थे, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसमें देखिए क्या क्वेश्चन है, कह रहा है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए देखते हैं क्या है। कह रहे शोषण से मुक्ति के अधिकार के अनुसार किसी को भी कम मेहनतनामा पर काम करने या बंधुआ मजदूर के तौर पर काम करने मजबूर नहीं किया जा सकता। वेरी गुड। ये बात तो हम लोग पहले ही पढ़े हैं कि बेगारी नहीं करवा सकते हैं किसी के साथ। मतलब बेगारी का मतलब हो गया कि उसको काम करवाए, मजदूरी नहीं दिया, या फिर मजदूरी जितनी है उससे कम दिया, तो ये चीज़ें मना करता है। तो यहाँ पे ये बात सही है। अगला है, संविधान के अनुसार 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को कारखाना, खदान और किसी अन्य खतरनाक व्यवसाय में नहीं रखा जा सकता है। ये हमारा 23 बात करता अनुच्छेद। और ये अनुच्छेद 24 में लिखा गया है कि कोई भी बच्चा अगर 14 साल के नीचे का है तो उसको क्या करेंगे हम लोग, खतरनाक उद्योगों में, कारखाने, खदान में नहीं लगाया जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा सी, क्योंकि हमसे पूछा है कि इसमें से सही कौन। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड है, शोषण के विरुद्ध अधिकार से। तो क्या कह रहा है कि मनुष्य जाति के अवैध व्यापार का निषेध। ये बात तो सही है कि मनुष्य जाति का कोई व्यापार, मतलब कि मानव दुर्व्यापार नहीं करेगा, किसी भी किस्म का बेगार या जबरन काम नहीं करवाया जा सकता है, बंधुआ मजदूरी पे रोक होगी, बाल मजदूरी पर रोक होगी। और कह रहा है शिक्षा का अधिकार। क्या शिक्षा का अधिकार शोषण, मतलब कि जो शोषण के खिलाफ अधिकार है, नहीं, ये हमारा अनुच्छेद 21 ए में दिया हुआ है और ये हमारा मौलिक अधिकार है, लेकिन अनुच्छेद 21 का में जीवन और दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। और ये चारों बातें जो हो जाएंगी हमारी, ये हमारी शोषण के खिलाफ वाले अधिकार में आ जाती हैं। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। तो हम यहाँ पे क्या सही है, केवल 1 2 3 4। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, आज का शायद लास्ट क्वेश्चन है। हाँ, आज का लास्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 23 में मानव बलात्श्रम और दुर्व्यवहार पर प्रतिषेध के उल्लंघन, मतलब उपबंध किया गया है। ये बात बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 24 में कारखाना आदि में 14 वर्ष से कम उम्र, मतलब ये तो क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे ऑप्शन दोनों ही सही है। तो बस आज के लिए हमारा यही 5 क्वेश्चन था, जो रिवीजन वाला क्वेश्चन था। चलिए आज का जो टॉपिक है हमारा वो है धार्मिक अधिकार, जो कि हमारे अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक में मेंशन किया गया है। तो हम लोग एक एक करके सबको देखेंगे कि ये धार्मिक अधिकार क्या है और इनमें क्या बातें लिखी गई हैं। तो जो अनुच्छेद हमारा जो पहला ही है इसका 25 का क्लॉज 1, ये क्या कहता है, अनुच्छेद 25 का क्लॉज 1 कहता है कि किसी व्यक्ति को अंतःकरण के रूप में धर्म को, मतलब कि वो अपने धर्म को क्या करता है, मान सकता है, उसका आचरण कर सकता है, उसका प्रचार कर सकता है। यही बस 3 बातें इसमें लिखी हुई हैं
कि धर्म को क्या कर सकता है, उसका आचरण कर सकता है, उसको मानने का अधिकार है और उसका प्रचार करने का अधिकार है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस पे कोई प्रतिबंध नहीं है। इस पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है किसके द्वारा, राज्य के द्वारा। और उसके अगर प्रतिबंध लगाना है राज्य को तो उसके लिए क्या आधार रहेगा, तो आधार होगा लोक व्यवस्था। अगर धर्म के नाम पे कोई लोक व्यवस्था में कुछ परेशानी बढ़ा रहा है, मतलब कि समाज में कुछ भी गलत चीज़ फैल रहा है, तो उसके आधार तो क्या होगा यहाँ पे। और अगर बात सदाचार की होगी, स्वास्थ्य की होगी लोगों के, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे धार्मिक स्वतंत्रता को, उसके अधिकार को सीमित किया जा सकता है। इसके आगे जो अनुच्छेद 25 का क्लॉज 2 है वो कहता है कि राज्य के द्वारा धर्म से जुड़ी राजनैतिक, आर्थिक, वित्तीय और अन्य पंथ निरपेक्ष गतिविधियों पर भी नियंत्रण होगा। मतलब कि राजनीतिक गतिविधियां हो गया कि कोई धर्म के नाम पे वोट मांगता है तो इसके खिलाफ राज्य एक्शन ले सकता है, उस पर नियंत्रण कर सकता है। आर्थिक गतिविधि मतलब कि कोई भी संपत्ति को कर से बचाने के लिए धर्म का अगर नाम देता है तो यहाँ पे राज्य नियंत्रण कर सकता है। वित्तीय जो गतिविधियाँ हैं उनसे, और जितनी पंथ निरपेक्ष गतिविधि यानी कि भौतिक दुनिया से रिलेटेड गतिविधि है, अगर लौकिक की बात नहीं कर रहा, लौकिक मतलब आप क्या मानते हैं, क्या करते हैं, आपकी आस्था क्या है, इससे राज्य को कुछ भी नहीं करना है। लेकिन जो भी भौतिक गतिविधियाँ हैं आपकी, जैसे कि ये भौतिक चीज़ें हो गई, तो इस तरह की कोई भी गतिविधि है, इस तरह का कुछ भी है, तो वहाँ पे राज्य का नियंत्रण हो सकता है। मतलब कि राज्य आपके धार्मिक अधिकार को भी सीमित कर सकती है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, इस पे राज्य का नियंत्रण होगा और इन सभी आधारों पे राज्य हमारे धार्मिक अधिकार को सीमित कर सकता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। जैसा कि हम लोग बार बार पंथ निरपेक्ष राज्य सुनते हैं, तो उसका अर्थ क्या है इसको देख लेते हैं। तो पंथ निरपेक्ष राज्य का मतलब क्या है कि राज्य का कोई पंथ नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि अपने भारत में ये हम लोग ऐसा नहीं कहते कि हिंदू राष्ट्र है, मुस्लिम राष्ट्र है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे राज्य का कोई पंथ नहीं होगा। इसमें दूसरी बात क्या है कि राज्य किसी पंथ का ना तो विरोध करेगा ना ही समर्थन करेगा। मतलब क्या है कि राज्य ना तो किसी को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देगा और ना ही किसी को पीछे खींचेगा। राज्य एकदम तटस्थ रहेगा। मतलब राज्य को उससे कोई किसी के पंथ में कोई खास भूमिका नहीं है, जब तक कि अगर उससे कोई लोक व्यवस्था को नुकसान नहीं पहुंच रहा है, अगर कोई नुकसान नहीं, कोई सदाचार का मामला नहीं है, तो इस तरह से राज्य कुछ भी नहीं करेगा। राज्य बिल्कुल तटस्थ रहेगा। क्या है, राज्य और पंथ के बीच में हमारे यहाँ अलगाव है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इसका मतलब ये नहीं कि राज्य किसी भी धर्म को नहीं मानता। राज्य हमारे यहाँ क्या है, सभी धर्मों का सम्मान है। मतलब कि सारे धर्म क्या है हमारे यहाँ एक बराबर है। कोई धर्म ना तो बड़ा है ना तो कोई धर्म छोटा है। चलिए आज का हमारा जो अगला अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 क्या कहता है, अनुच्छेद 26 कहता है कि धार्मिक संस्थाओं का प्रबंध करने का अधिकार होता है। मतलब कि कोई धार्मिक संस्थाओं का प्रबंध कर सकता है। उसमें क्या होगा कि धार्मिक दान कार्यों का भी स्थापना कर सकता है, चल और अचल संपत्ति का अर्जन कर सकता है, विधि के अनुसार उस पर प्रशासन कर सकता है जो भी उनकी संपत्ति है। लेकिन यहाँ भी ये अधिकार निरपेक्ष नहीं है, इसको भी रोका जा सकता है अगर बात लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के आधार पर, मतलब इस अधिकार को भी सीमित किया जा सकता है। अगला अनुच्छेद 27 जो है वो क्या कहता है कि राज्य के द्वारा किसी भी धर्म विशेष के प्रोत्साहन के लिए कर आरोपित नहीं किया जाएगा। मतलब किसी स्पेशल धर्म को बढ़ाने के लिए, किसी को आगे बढ़ाने के लिए या फिर किसी को पीछे करने के लिए राज्य ऐसा नहीं करे, कर आरोपित कर दे, तो राज्य के द्वारा ये सब काम नहीं किया जाएगा। अगला और आज के लिए लास्ट अनुच्छेद जो हमारा 28 है वो क्या कहता है कि राज्य के द्वारा धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध। क्या राज्य धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध लगा सकता है? तो चलिए देखते हैं कि क्या राज्य के द्वारा किसी भी मतलब शैक्षणिक संस्था में धार्मिक शिक्षा को रोका जा सकता है या नहीं। क्या कहता है हमारा संविधान इस पे, चलिए देखते हैं। तो कह रहा है कि इसमें 3 बातें हो सकती हैं। पहली बात क्या है कि अगर कोई संस्था है जो राज्य के द्वारा पूर्णतः संचालित है,
तो इस तरह के संस्था में क्या होगा कि राज्य किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं देगा, मतलब कि यहाँ पे सभी नागरिक मतलब सबको एकदम एक समान शिक्षा दी जाएगी, ऐसा नहीं होगा। किसी भी धर्म विशेष की शिक्षा यहाँ पे नहीं दी जाएगी। कहाँ पे? जहाँ पे राज्य पूर्णतः जहाँ पे वो शिक्षा संस्था या फिर कोई भी वो संस्था क्या है, राज्य के द्वारा पूर्णतः संचालित है, मतलब जिसका संचालन राज्य कर रही है, वहाँ पे धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। दूसरी बात क्या है, अगर कोई ट्रस्ट है द्वारा संचालित शिक्षा है, मतलब कोई ट्रस्ट बना के अपना उस शिक्षा संस्थान को संचालित कर रहा है, तो इसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, ठीक है। लेकिन अगला जो हमारा इसमें है, पहला तो हो गया कि राज्य अगर राज्य के द्वारा पूर्णतः संचालित है तो धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अगर कोई ट्रस्ट बना के उसमें शैक्षिक संस्था खोला है तो उसमें राज्य के द्वारा उस मतलब वो लोग अपना धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। और अगला जो है वो क्या कहता है कि अगर वे शैक्षिक संस्थाएं, ठीक है, जो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, मतलब कि वहाँ पे राज्य का कुछ ना कुछ हस्तक्षेप है, तो वहाँ पे क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा संचालित संस्था है लेकिन क्या है, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त है उससे, तो इसमें क्या होगा, इसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। लेकिन शर्त क्या है कि वहाँ के छात्रों की सहमति से, अगर वहाँ के छात्र सहमत हैं उस धार्मिक शिक्षा से तो दी जा सकती है। और जो अल्प वयस्क, जो यहाँ पे वयस्क छात्र होंगे उनसे तो सहमति ले ली गई, लेकिन जो छात्र अल्प वयस्क है, मतलब जो माइनर छात्र हैं, उनको क्या उस केस में अभिभावकों से अनुमति ली जाएगी। अगर अभिभावक तैयार हैं तो वहाँ पे उन शैक्षिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। तो आज के बारे में बस ये टोटल इतना ही था कि धार्मिक अधिकार क्या क्या है। तो पहले हम लोग देखें कि धार्मिक अधिकार में हम लोग पहले देखें कि धर्म को हम लोग मान सकते, उसका आचरण कर सकते, उसका प्रचार कर सकते हैं, लेकिन राज्य उस पर प्रतिबंध लगा सकती अगर बात लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य का हो तो। उसके अलावा हम लोग देखें हैं कि पंथ निरपेक्ष राज्य क्या होते हैं। तो इसका मतलब है कि राज्य का कोई पंथ नहीं है, ना तो वो किसी पंथ का विरोध करेगा ना तो समर्थन करेगा। और इस तरह से अगला हम लोग इसमें देखे हैं कि जो धार्मिक संस्थाओं का प्रबंध करने का अधिकार है वो भी मिला है, और इस प्रबंध के अधिकार पर भी रोक लगाया जा सकता है अगर बात लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य की आए तो। जो अनुच्छेद 27 था वो था कि किसी को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य कर आरोपित नहीं कर सकती है। अगला और लास्ट आज का था कि क्या शैक्षिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। तो यहाँ पे अगर राज्य की तरफ पूर्णतः संचालित है तो नहीं दी जाएगी, अगर कोई ट्रस्ट चला रही है तो दे सकती है, और अगर दोनों का ही मतलब अगर कोई ट्रस्ट चला रही हो वो संस्था लेकिन राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त है तो इन आधारों पे मतलब इन दोनों बातों को फॉलो करते हुए वो शिक्षा दे सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।